गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्ञान सुधा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम इस लेक्चर श्रृंखला में नियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया, नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण कालीन संस्कृति या नवपाषाण काल पर अध्ययन करेंगे। क्या इस पर प्रश्न बनते हैं, क्या ये है, दो तीन पक्षों पर बात करें। क्या तो ये है, इसका एक कंटेंट क्या है, ये विषय क्या है इसका, और उसके बाद इस पर इसकी समझ क्या है भारत में और किस तरह के प्रश्न इस पर बनते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि पिछले लेक्चर्स में ये बात हुई थी कि किस तरह से पाषाण काल का विकास हम पेलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज और फिर नियोलिथिक एज और फिर चैल्कोलिथिक एज के रूप में देखते हैं। तो मेसोलिथिक एज को मैंने बताया कि ये एक तरह के ट्रांजिशनल फेज है, एक तरह से संक्रमण काल है, पत्थर के औजारों और उपकरणों का संक्रमण काल है। और नियोलिथिक एज एक तरह का एक नवीन काल है जिसमें पत्थर के उपकरणों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और इसी क्रांतिकारी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, नवपाषाणिक क्रांति कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वन बाय वन देख लें जरा इसको कि इसको हम पढ़ के कैसे सकते हैं। वन बाय वन देखिए। नवपाषाण काल, सबसे पहली बात क्या है। बिल्कुल कोई नया व्यक्ति है तो उसको कैसे बताया जाए कि क्या चीज है ये। दूसरी बात ये आती है कि इसकी जो शब्दावली है इससे आशय क्या है, शब्दावली। फिर तीसरी बात आती है इसको क्रांति क्यों कह रहे हैं। यूपीएससी में और कुछ पीएससी के एग्जाम्स में, जिसको हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम कहते हैं, उनमें ये वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्रांति। ये क्रांति पूछा जाता है कि क्रांति इसको क्यों कहा जाता है। उसके बाद इस चीज की विशेषताएं क्या है, इस काल की विशेषताएं, फीचर्स। और लास्ट में आता है कि ये इसके एरियाज क्या क्या है, क्षेत्र क्या क्या है और इसका महत्व क्या है, हमारे इतिहास में इसका महत्व क्या है। तो वन बाय वन हम इस बात को समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या है पर बात करें। क्या है तो शब्द आया नवपाषाण, नियोलिथिक। दो शब्दों से मिलकर बना है। नियो मतलब नया या नवीन और लिथिक मतलब पत्थर का टुकड़ा। ऐसा काल जो कि नया काल है पिछले दो कालों की तुलना में और जिसमें पत्थर के उपकरणों का या पत्थरों का नवीन ढंग से प्रयोग होना शुरू हुआ। क्या क्या पत्थर किस किस तरह से बनते हैं, औजार, पत्थरों के औजार और पत्थरों के हथियार, वेपन्स, टूल्स एंड वेपन्स। अब इसमें हुआ क्या है, ये जो क्या है का मतलब यहां पर यह है कि लगभग 5-6 हजार ईसा पूर्व से लेकर के 5 to 6,000 BC से लेकर के, या कुछ लोग इसको 4000 BC भी कहते हैं, टाइम पीरियड अलग अलग जगह अलग अलग है, और 1000 BC तक ये काम चलता रहा। ईसापुर की बात हो रही है, यानी लगभग आज से हम ये कह लें कि आज से 6000 साल पुरानी बात है लगभग। तब मानव ने नवपाषाण काल में प्रवेश किया। तो ये इससे संबंधित शब्दावली है। अब एक बात आती है कि इस शब्दावली में नवपाषाण काल शब्द कैसे आया। तो एक्चुअली इस काल में पॉलिश किए हुए पत्थर के उपकरण आ गए। पॉलिश के जो पत्थर के उपकरण होते थे उन पर पॉलिश की जाने लगी, उनकी ग्राइंडिंग होने लगी, ग्राइंडिंग, उनको नुकीला और ज्यादा बनाया जाने लगा। उनके साथ साथ हड्डी के उपकरण आने लगे, हड्डी के उपकरण, हड्डी के टूल्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर इसमें यह प्रश्न आता है कि नवपाषाण काल में पॉलिश युक्त उपकरणों का प्रयोग होता था या टूल्स का उपयोग होता था, सही है। नवपाषाणिक क्रांति, इस काल को, नवपाषाण काल को क्रांति क्यों कहते हैं। एक्चुअली ये क्रांति शब्द भी इसके साथ आया है, जो कि पत्थरों की बनावट और पत्थरों की जो टेक्निक थी, इसको हम स्टोन टेक्निक कहते हैं, ये टेक्निक में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पॉलिश पहले कभी नहीं थी, पॉलिश पहले कभी नहीं थी, अब इसमें पॉलिश का प्रयोग होने लगा। अब इसमें
पॉलिश का प्रयोग होने लगा, तो जो चाइल्ड है, चाइल्ड एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और लुबाक एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये डायरेक्टली प्रश्न बन रहे हैं आपके पास। एक आर्कियोलॉजिस्ट लुबाक है और एक चाइल्ड है। तो चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा, जबकि लुबाक ने, मैं दोबारा शब्द बोल रहा हूं, प्रोनाउंस कर रहा हूं, लुबाक ने इसे नवपाषाण काल कहा। नवपाषाण काल इसलिए कहा क्योंकि मध्य पाषाण काल की तुलना में भिन्न था, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया नवपाषाण काल। क्रांति इसलिए कहा क्योंकि पहली बार पॉलिश का प्रयोग हो रहा है, पहली बार ग्राइंडिंग हो रही है, पहली बार हड्डी के उपकरण बन रहे हैं। ये सारे क्रांतिकारी, एक्चुअली क्रांति किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि हम पूरे इतिहास में देखेंगे, इतिहास है, सोशल साइंसेस है, और कई जगह हम एक क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रांति कहते हैं ओवरऑल चेंज इन सिस्टम को, क्रांति कहते हैं ओवरऑल चेंज इन सिस्टम। आपने हिस्ट्री में सुना होगा और कल्चर में सुना होगा, हम बात करते हैं कि ये कल्चरल रिवॉल्यूशन है। माओ के लिए बोला जाता है उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन की। जब हम फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति है। क्रांति क्या है? क्रांति जो पूरे सिस्टम को बदल दे, वो क्रांति है, ओवरऑल चेंज कर दे। तो इस नवपाषाण काल ने, या इस नवपाषाण की टेक्निक ने, इस टेक्निक ने पत्थरों के बनावट में, पत्थरों की बनावट, पत्थरों के टूल्स एंड हथियार जितने भी तरह के थे उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसलिए चाइल्ड ने, चाइल्ड जो कि एक गार्डन चाइल्ड, इन्होंने इसको क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये एक नवपाषाणिक क्रांति है। अब इस काल की विशेषताएं क्या रही, विशेषताएं क्या क्या रही, थोड़ा इसकी भी चर्चा करें। अभी जैसे कि हमने चर्चा की थी, विशेषताओं के लिए मैं सेपरेटली आगे बढ़ जाता हूं, इसको इस रूप में करते हैं। विशेषताएं, विशेषताएं जो है, मैंने जैसे पहले बताया था कि इस काल में स्थायी और अस्थायी खेती का प्रयोग होने लगा, स्थायी और अस्थायी खेती का प्रयोग होने लगा। तो सबसे पहले क्या? खेती, कृषि। दूसरे नंबर पर आग का पूरी तरह से प्रयोग हो रहा है। शुरुआत में वैसे मैंने आपको बताया कि आग का प्रयोग मध्यपाषाण काल में शुरू हो गया था, लेकिन आग का प्रयोग है, खेती यहां पर अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की है, अस्थायी और स्थायी, टेम्परेरी कल्टीवेशन एंड परमानेंट कल्टीवेशन दोनों प्रकार का है। पहिया भी मेसोलिथिक में शुरू हो गया था, पहिया इस काल में चल रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो बात है कि गांव बसने, गांव बनने शुरू, गांव बनना या गांव बसना शुरू। ये हमारे इतिहास की, मानव के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। हमारा जो पहला गांव है, मानव के इतिहास का जो पहला गांव है, वो पहला गांव नवपाषाण काल में तैयार हुआ। और जब हम पूरे इतिहास में इन साइट्स को देखेंगे, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो जब बात करें बुर्ज होम की, चाहे बात करें गुफ कर्राल की, या कहीं हम और जगह पर बात करते हैं, कर्नाटक के क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ शुरू होती है गांव बनने की, गांव बसने की। इसके साथ साथ पशुओं का पशुपालन, मैंने आपको बताया कि हो तो शुरू गया था मध्यपाषाण काल में, लेकिन इस काल में चूंकि आप सब जानते हैं कि गांव का संबंध पशुपालन से है, खेती का संबंध पशुपालन से है, क्योंकि खेती करनी है तो हमको पशु चाहिए। इसलिए ये जो विशेषताएं हैं, जो कि आज के गांव की भी हमारी मुख्य विशेषताएं हैं, आज भी हम खेती की बात करते हैं तो वहां पशुपालन आता है, आज भी हम जब गांव की बात करते हैं तो वहां खेती की बात आती है। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। आज भी हम कुम्हार की चाक की बात करते हैं, कुम्हार, तो मिट्टी के बर्तन सारे इसी काल से शुरू होते हैं। तो जो मृदभांड है, मृदभांड मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन, ये एक लंबा टॉपिक है, चाहे हम पीजीडब्ल्यू की बात करते हैं, चाहे हम ओसीपी की बात करते हैं, इनको हम सेपरेटली टेकअप करेंगे और ये इन पर प्रश्न यूपीएससी में जरूर बनता है, इसलिए इसको सेपरेटली इसको टेकअप करेंगे। यहां पर हम इन विशेषताओं को समझें। अब जब हम बात मध्यपाषाण काल की कर रहे थे, तो वहां पर जो खेती और खेती का प्रकार था, वो प्रकार एक भिन्न रूप में था, क्योंकि वहां पर जंगली धान है,
जंगली पेड़ पौधे हैं। जब हम नवपाषाण काल में आते हैं तो नवपाषाण काल में आते आते हमारे पास और बहुत से परिवर्तन होने लगते हैं, जिसमें स्थायी रूप से खेती होनी शुरू हो जाती है। और विशेष रूप से इसी काल में एक बात और देखते हैं हम कि जो मेगालिथ कल्चर है उसका विकास भी होता है। इसको भी सेपरेटली थोड़ा सा टेकअप करेंगे। मेगा मतलब बड़ा, इसमें बड़ी बड़ी कब्रें बना करके, बड़े बड़े पत्थर डेवलप करके और उनके साथ कब्रों के साथ उनको लगाया जाता था। तो ये बहुत अलग अलग तरह की बनी है, डॉल्मेन है, अम्ब्रेला टाइप है, या फिर कवक टाइप है। ये एक सेपरेटली, इस पार्ट को भी हम सेपरेटली टेकअप करेंगे। यहाँ हम केवल अभी बात कर रहे हैं नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल के अंतर्गत हम ऐसी बहुत से सांस्कृतिक विकास के क्रम को देखते हैं। एक बात और आती है यहाँ पर, धार्मिक विकास, धार्मिक विश्वास, रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस इस काल में हमको स्पष्ट नजर आ रही हैं। और ये जो विशेषताएं हम सब देख रहे हैं, ये विशेषताएं अभी मैं पीपीटी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। और किस किस तरह से भारत के जो क्षेत्र थे, जैसे हम जे&के की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, कर्नाटक की बात करें, यूपी की बात करें, असम मणिपुर तक की बात करें, गुजरात की बात करें, मेहरगढ़, यानी एक्चुअली मेहरगढ़ वैसे सिंध का भाग है और आजकल पाकिस्तान में है, लेकिन हम जब भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम भारत के इतिहास को भारत न कहकर के भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में इसको समझते हैं। क्योंकि बाद के काल में, अब इसके तुरंत बाद देखेंगे कि जब सिंधु सभ्यता का विकास होता है तो वो इसी एरिया में होता है। तो ये है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, यूपी, ईस्टर्न यूपी का। जैसे कि पहले प्रश्न पूछा जाता था कि खेती सबसे पहले स्थायी रूप से कहां, कब, किस काल में प्रारंभ हुई, तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। जब हम आज के युग में देखते हैं कि अभी तक प्रश्न जब बनते थे तो उन प्रश्नों में ये होता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ, तो उसका आंसर बिना सोचे समझे मेहरगढ़ दिया जाता था। अब पिछले कुछ सालों में, 2-4 सालों में, अब यहां पर ईस्टर्न यूपी में, यानी बेलन घाटी के क्षेत्र में, ये माना जा रहा है कि वहां पर, यहां 7000 साल पुराना है या 8000 साल लगभग पुराना है। इसलिए अब इस बात को लेकर अभी बहुत क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता और पड़ेगी और फर्दर रिसर्च की आवश्यकता और पड़ेगी। लेकिन अभी तक ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों में अभी पिछले 2-3 साल में, उनमें यह हो गया कि अब इसके बजाय इस पर बल दिया जा रहा है। तो ये मेहरगढ़ वो जगह है जहां से जौ मिला, जहां से कपास मिला, जहां से पशुपालन मिला। ये मेहरगढ़ इस तरह की जगह है। तो कुल मिलाकर के हम, और एक बात और यहां पर आती है, कब्रें बननी शुरू होती हैं। कब्रें बेसिकली मेसोलिथिक काल में भी इस तरह का जो रिचुअल कंस्ट्रक्शन था वो शुरू होता है, लेकिन इस पीरियड में, पर्टिकुलर नियोलिथिक पीरियड में, हमें ये व्यापक मात्रा में नजर आता है। तो इस प्रकार से मेहरगढ़ हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है और आजकल हम पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि बेलन घाटी के क्षेत्र को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अब जरा इस बात को हम थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने नियोलिथिक काल आ रहा है और नियोलिथिक में मैंने अभी आपको बताया कि लगभग 4000 बीसी और के आसपास में इसका प्रारंभ मान सकते हैं हम, 6000 और 4000 के बीच में, और चलता रहा है 1000 बीसी तक, लंबे टाइम तक चलता रहा है। और इसमें ये क्लियर कट कोई डिमार्केशन नहीं है। अलग अलग जगह में ये अलग अलग भी हो सकता है और अलग अलग स्कॉलर्स की राय में अलग अलग भी हो सकता है। आप देखेंगे, मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर खेती प्रारंभ हुई, खेती स्पष्ट रूप से प्रारंभ हो गई। अस्थायी कृषि, टेम्परेरी एग्रीकल्चर के साथ साथ परमानेंट एग्रीकल्चर भी शुरू हो गई। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी पशुपालन अब स्पष्ट रूप से हो गया, शुरू हो गया था कब? मध्यपाषाण काल में।
पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, जो पत्थर के उपकरण बना रहे थे हम, उनका क्या हुआ, पॉलिश करने की प्रक्रिया में शुरू हुई। और इमरजेंसीज ऑफ विलेजेस, जो बात पहले मैंने हिंदी में समझाई थी, वो बात मैं अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से इंग्लिश में समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चित्र सामने आ रहा है। इस चित्र में कुछ लोग सामने आपके नजर आ रहे हैं, पीछे हट्स कुछ नजर आ रही हैं, झोपड़ियां हैं, और यहाँ पे लोग ये कृषि का कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से ये ऐसी कृषि खेती है जो वो खुद कर रहे हैं। इससे पहले मेसोलिथिक काल में वो जंगली धान आ रहा था, अपना पैदा हो रहा था। तो ये आप उस काल के टूल्स देख रहे हैं। इन टूल्स की बनावट में भी परिवर्तन आ गया, इसलिए इसको नियोलिथिक काल हम लोग कह रहे हैं। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं गांव बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई, झोपड़ियां बन रही हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां हैं और इनको गांव नुमा आकृति दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये सेटल्ड झोपड़ियां हैं, पीछे बैक साइड में देखिएगा, ये भी सेटल्ड झोपड़ी है। ये झोपड़ी बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये बांस लगा रहे हैं, डंडे लगा रहे हैं, ये बल्लियां लगा रहे हैं, बल्लियां लगभग तैयार हैं, ये अब इस फॉर्मेट में आ जाएंगी। तो झोपड़ियां, झोपड़ी गांव का आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। हालांकि अब धीरे धीरे झोपड़ियों का स्वरूप बदल रहा है, या कम हो रहा है, या खत्म सा हो रहा है, लेकिन झोपड़ी हमारे आवास की आवास का पहला चरण है। अब मैंने आपको जो बात तब कही थी वो बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो गॉर्डन चाइल्ड थे, गॉर्डन चाइल्ड ने इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन नाम दिया। इस काल में जो खेती शुरू होती है, खास करके रागी है, जौ है, इन चीजों का शुरुआत होती है। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का विकास मैंने आपको बताया, पॉलिश्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें ग्राउंड स्टोन टूल्स आ गए। ये उस काल के टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए हथे बनने शुरू हो गए। ये टूल्स कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांस्ड हैं, ये टेक्निकली ज्यादा साउंड है। इसी काल में हम देखते हैं कि यहां पर हमें पोट्री दिखाई देती है। पोट्री मतलब मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड दिखाई देते हैं। और इमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, आत्मनिर्भर गांव बसने शुरू हो गए। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि जब लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए केवल गांव में ही निर्भर रह जाएं, उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, तो आत्मनिर्भर कहलाता है। और डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो गया, यानी श्रम विभाजन शुरू हो गया, सेक्स के बेसिस पर, एज के बेसिस पर। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। जब हम सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन देते हैं तो सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में इस तरह से बात आती है कि कैसे समाज बना, कैसे परिवार बना, कैसे क्लैन बने, कैसे पूरा सेटअप बना। जब हम ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो जो शुरुआत के सेटअप हुआ करते थे, जो आपको अफ्रीका में अभी भी कई जगहों से मिलते हैं, वो ये इस रूप में है कि वहां पर पहले बैंड हुआ करते थे, जो ट्राइब की पहले की फॉर्म है। और उन्होंने किस तरह से अपने को सोशली डेवलप किया कि उन्होंने ट्राइबल फॉर्म में अपने को रूपांतरित कर दिया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि सरल समाज से जटिल समाज की ओर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, तो ये हम इतिहास में इस विकास क्रम को देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद ये आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं, ये उस वक्त का एक चित्र खींचा हुआ है, आपके सामने आ रहा है कि किस तरह से इधर आप देखिए ये पशुपालन हो रहा है, ये कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, इधर ये हाथ से खेती कर रहे हैं, इधर ये कुछ पोट्री बनाने निर्माण का काम हो रहा है, और इधर देखिए ये खेत हैं, ये हट्स है, यानी कि झोपड़ियां हैं। ये एक चित्र खींचा जा रहा है। तो आपको जब हम पिक्चर की बात करेंगे, पिक्चर के माध्यम से समझना, पिक्चर के माध्यम से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि खेती कब प्रारंभ हुई। तो खेती कब प्रारंभ हुई, पोट्री निर्माण कब शुरू हुआ, पोट्री मीन्स मृदभांड, मिट्टी के बर्तन कब प्रारंभ हुए। अब इस प्रकार से जब हम इसको पढ़ते हैं तो वन बाय वन खूब सारी जगहें हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये खूब पूछा जाता है, जैसे कि कश्मीर वैली में, जे.एंड.के में, आज तो जे.एंड.के का स्वरूप कुछ बदल गया है, तो जम्मू के पास में एक बुर्जहोम और गुफ कर्राल, दो इंपॉर्टेंट जगह हैं। बुर्जहोम और गुफ कर्राल ये इंपॉर्टेंट जगह हैं। देखिए ये कई बार पूछा गया, इसलिए इसको समझना जरूरी है। पीपल लिव्ड इन पिट्स, लोग गड्ढों में निवास करते थे। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो गर्त निवास है, गर्त निवास कहां से प्राप्त हुए हैं, तो गर्त निवास बुर्जहोम और गुफ कर्राल इन दोनों जगह से मिले हैं। और ये इस तरह के इन्होंने जो ग्रे पोट्री है, मृदभांड भी इन्होंने बनाए, और तरह तरह के हड्डी के और उपकरण, जो इनके पत्थरों के उपकरण इनके मौजूद हैं। एक जगह एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस जगह से सबसे ज्यादा हड्डी के उपकरण
टूल्स प्राप्त हुए हैं। तो बोन टूल्स चिरान से प्राप्त हुए हैं, ये आजकल बिहार में है। कर्नाटक की जगह आप देख सकते हैं, ये संगनकल्लू है, ब्रह्मगिरी है, मस्की है, पिकली हल है, हलूर है। ये जगह, ये पिकली हल कई बार 2-3 बार यूपीएससी में पूछा गया है पिकली हल, क्योंकि इस पिकली हल में, ये जो पिकली हल है, यहां से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। राख के ढेर, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिख रहा हूं, राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। मस्की, ये मस्की अपना आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बाद में इसको हम देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में भी इसकी चर्चा आएगी। और ब्रह्मगिरी है, संगनकल्लू है, ये बड़ी महत्वपूर्ण साइट नवपाषाण काल की है, डायरेक्टली आपसे पूछी जानी है। जब हम यूपी की बात करें तो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ये वाले इलाके हैं। यहां पे मैंने अभी आपको बताया राइस, यानी राइस ना कहकर के इसको मैं धान बोलूं, धान पैडी, धान के प्रमाण यहां से मिले हैं। और जो कि मैंने आपको बताया था कि चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। और भी जगह हैं जहां पे, जैसे कोल्डी हवा है, चौपानी मांडो है, इन जगहों से प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश में भीमा नदी है, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है, इनके किनारे नवपाषाण काल के जो स्थल है वो प्राप्त है। बुढ़ीहल है, उसनूर है, नागार्जुन कोंडा है। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली है, कावेरी का आसपास का एरिया है। और इसी तरह से मैं बेलन घाटी को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। मेहरगढ़ की चर्चा हो चुकी है कि मेहरगढ़ सिंध में, यानी कि आज के पाकिस्तान में स्थित है। इस प्रकार से हमें ये जगह दिखाई देती हैं। ये आप देख सकते हैं नियोलिथिक साइट्स, और नियोलिथिक साइट्स में मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट साइट कहां आती है, ये सिंध में, मेहरगढ़ में। ये बुर्जहोम और गुफकर्राल, ये डायरेक्टली आपसे डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी पूछे जाने हैं कि ये कहां स्थित है, और ये सुमेलित कीजिए में भी आपसे पूछे जाने हैं। तो ये जैसे गर्त निवास, मैंने आपको बताया कि गर्त निवास तो बहुत बार पूछा गया है कि ये कहां से मिला है। चिरांद है, इसके अलावा यूपी का मैंने आपको बता दिया कि बेलन घाटी का क्षेत्र है, बेलन घाटी, गंगा का क्षेत्र है, गंगा है, महानदी है, नर्मदा है, कावेरी है, और यहां ब्रह्मपुत्र वैली, इन सब जगहों से हमें नियोलिथिक काल की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जब हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये चीजें हिंदी में है, और ये टूल्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के नियोलिथिक काल के टूल्स हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये पॉलिश्ड उपकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन पॉलिश उपकरण में हमें बहुत तरह की चीजें सामने देखने को मिलती हैं। अब हत्थे बनने शुरू हो गए थे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी हत्था है, वहां भी हत्था है, हत्थे बनने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जब हम चिरान की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ है, बिहार में स्थित है चिरान। इस चिरान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये खूब चर्चा में आता है कि निम्नलिखित में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चिरान से ग्रामीण बस्ती भी मिली है, और धान और भूसी के प्रमाण भी मिले हैं, और कुछ यहाँ से फिशिंग के प्रमाण भी मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। जो कि एक्चुअली क्या है, जितनी साइट्स हैं, इन साइट से सबसे जो नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं, सब जगह आपको ये विशेषताएं दिखाई देंगी। इस प्रकार से हम जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल का प्रमाण हम कई जगह से देख सकते हैं। तो इसमें मेहरगढ़ से लेकर के, ये मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा है, और बेलन घाटी है, ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से पशुओं के अवशेषों से लेकर के और सभी तरह के उपकरण ये सब प्राप्त हो चुके हैं। और तक्षशिला के पास में एक जगह है सरायखोला है तक्षशिला के पास में। ये सरायखोला नवपाषाण काल की साइट है। मुंडीगाक, ये जो अफगानिस्तान में है, जिसको बाद में हम कहते हैं कि ये सिंधु सभ्यता की साइट बन गई। अफगानिस्तान में मुंडीगाक, ये सिंधु सभ्यता की साइट बनती है। और यही जगहें जो हैं, चाहे वो मेहरगढ़ है, चाहे हम मुंडीगाक की बात करते हैं, ये रूपांतरित हो जाती हैं सिंधु संस्कृति के रूप में। इस प्रकार से जो हम क्षेत्र देखते हैं नवपाषाण काल के, वो नवपाषाण काल के जो क्षेत्र हैं वो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में डेवलप होते हैं। अब यहां मैंने आपको राजस्थान के संदर्भ में बात की थी कि राजस्थान में भी
जो पुरातत्व है, पुरातत्व विज्ञान ने यहाँ पर भी बहुत काम किया है। दोनों जगह पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और इन डिपार्टमेंट से नदियों के किनारे, लूनी नदी के किनारे है, गंभीरी बेडज नदी के किनारे है, इसके जितनी भी चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे जो है हमें ये जो साइट्स हैं वो प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से आप देखिए कि जो नियोलिथिक काल है यानी नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में हमें वो सब चीजें मिल रही हैं जो चीजें बाद की संस्कृति का आधार बनती हैं, क्योंकि ये इतिहास की स्टेप्स हैं, चरण हैं, और इन चरणों में हम निरंतर वृद्धि होता हुआ देखते हैं, इसको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और धीरे धीरे नवपाषाण काल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ताम्रपाषाणी काल में, और यही ताम्रपाषाणी काल बाद में सिंधु सभ्यता के रूप में डेवलप होता है। आज इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही करते हैं। शेष हम आपके प्रश्न होंगे जिनके जब आप अपने अपने कमेंट्स देंगे तो उनमें उनका जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इंटरनेट आर्काइव से जो हमने इसमें मटेरियल लिया है या जो भी प्रेजेंटेशन में हेल्प ली है उसके लिए आभार। थैंक यू, धन्यवाद।